आई एम ऑडिबल? यस सर। आई एम ऑडिबल सुन आ रहा है? यस सर। तो चलिए हम लोग IIT एडवांस से क्वेश्चंस लगा रहे थे। आज थोड़ा हम लोग जल्दी चलेंगे और थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे। कल हमारा पीरियड ओवर हो गया था जब हम लोग अच्छा केमिस्ट्री वाले सर आज नहीं आएंगे, तो एक तरीका और हो सकता है कि 5-10 मिनट हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा कर दें और उनका बाद में खींच दें। ये हम कह देंगे, है ना? ये हमको याद उस समय दिला दीजिएगा जब पीरियड ओवर होगा। जितने जितने ज़्यादा हो पाएगा उतना ज़्यादा कर देंगे, है ना? तो अब आप देखिए, कल हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, तभी हमारी क्या हुआ, पीरियड खत्म हो गया। अब इसी क्वेश्चन से हम आगे चल रहे हैं। एक बॉल यहाँ रखी हुई है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट S है और ये पॉइंट X है। X ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है? X ये पॉइंट है। अच्छा X देखिए, सुनिए, एक बॉल है और एक स्टेप है। स्टेप यानी सीढ़ी का ये स्टेप है। सीढ़ी के स्टेप पे एक बॉल रखी है। बॉल की रेडियस जो है R है, ठीक है ना? ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट, ये रेडियस इस बॉल का R है, ये पॉइंट है S, ये पॉइंट है X। ये क्वेश्चन कल हम लोग कर रहे थे, पीरियड ओवर हो गया था, वहीं से हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट आप क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। Option sir. हाँ, If the force is applied normal to the circumference at point X. अब चुप रहिए। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अगर सरकमफ्रेंस के नॉर्मल, क्यों भाई समझ में, अगर सरकमफ्रेंस के नॉर्मल X पॉइंट पे, तो सरकमफ्रेंस ये है, इसके नॉर्मल X पॉइंट पे अगर एक फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल ऐसे फोर्स जाएगा। Yes sir. पहली बात। Yes. आगे क्या पढ़ा पढ़िए। Then torque is constant. तब टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। किसके अराउंड टॉर्क? टॉर्क तो किसी पॉइंट के अराउंड होता है ना। तो वही सब को फिर से पढ़ देना है। If the force is applied normal to the circumference at point X, then torque is constant. तो टॉर्क किसके अराउंड कांस्टेंट रहेगा? जैसे मान लीजिए इस फोर्स का जो टॉर्क होगा, टॉर्क तो पॉइंट पे डिपेंड करता है ना, किसी पॉइंट के अराउंड टॉर्क होता है, तो किस पॉइंट के अराउंड टॉर्क कांस्टेंट रहेगा? क्वेश्चन पढ़िए पूरा पहले शुरू से। Yes sir. A wheel of radius R. चुप रहिए। A wheel of radius R, फिर And mass M. मास m, इसका मास m है, फिर स्मॉल m कैपिटल m, Capital कैपिटल m। फटाफट पढ़िए, फिर आगे। is placed at the bottom of a fixed step of height R. चुप रहिए। अब देखिए ये फिक्स स्टेप है, इसकी हाइट क्या है? R है। इसकी हाइट क्या है स्टेप की? R। इसके बॉटम पे रखी है। फिर आगे। A constant force is continuously applied on the surface of the wheel. A constant force is continuously applied on the surface of the wheel. व्हील के सरफेस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगातार लगाया जा रहा है। फिर आगे बढ़िए। So that it just climb the step without slipping. अच्छा सुनिए, इसके सरकमफ्रेंस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्लाइंब कर जा रही है इसके ऊपर बिना स्लिप किए हुए। यही नहीं कह रहा है? इस व्हील के सरकमफ्रेंस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्लाइंब कर जा रही है बिना स्लिप किए। यही नहीं कह रहा है? आगे बढ़िए। Consider the torque about an axis normal to the plane of the paper passing through the point Q. एक मिनट शांत हो जाइए। Consider a torque perpendicular to the plane of paper. Consider a torque perpendicular to the plane of paper. तो ये प्लेन ऑफ पेपर है, इसके परपेंडिकुलर कोई आप एक्सिस मानिए, और जो पॉइंट Q से जा रही है, इस एक्सिस के अराउंड टॉर्क की बात बोल रहा है। ये बात हम पूछ रहे थे, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब बात आएगी। और सुनिए, लास्ट में हमको याद दिला दीजिएगा वो बात जो हमने कही है, देखेंगे अगर मैनेज होगा तो और खींच लेंगे। कह रहा है कि इस एक्सिस के अराउंड, वो एक्सिस जो इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और पॉइंट Q से जा रही है, इस एक्सिस के अराउंड टॉर्क आप कंसीडर करिए। बात समझ में? फिर कह रहा है पहला ऑप्शन कि अगर सरकमफ्रेंस के नॉर्मल, तो सरकमफ्रेंस ही हो गया। एक एक बात को आप समझिए, कुछ भी नहीं होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता है। मोबाइल चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है। आपको वही चीज को बढ़िया से समझ लेना पड़ता है क्या पूछ रहा है। बहुत लोग तो यही नहीं समझ पाते एडवांस पेपर में कि वो क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, और सोचते हैं कोई बहुत हाई फाई बात लगेगी, उसी से घबरा जाते हैं। बहुत मेजॉरिटी लोग के साथ ये बात होती है। बहुत लोग कर सकते हैं अगर धीरे धीरे सोचें तो, लेकिन नहीं करते। तो अब पहला पार्ट कह रहा है कि सरकमफ्रेंस के नॉर्मल, तो सरकमफ्रेंस ये है, इसके नॉर्मल यानी यहां से जाएगा सेंटर से। बात समझ में आ गई? और x पॉइंट पे एक फोर्स F लग रहा है, तो मान लीजिए फोर्स F है, तो बोल रहा है इसका टॉर्क कांस्टेंट होगा, और किस पॉइंट के अराउंड? Q। बोल दिया है कि इस एक्सिस के अराउंड जो इस पॉइंट से जा रही है, इसका टॉर्क कांस्टेंट होगा। तो ये ऑप्शन आपका, देखिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। कारण क्या है? जैसे जैसे ये क्लाइंब करके इसमें पहुंच रही है ना, तो जैसे जैसे ये उठेगा, ये पॉइंट x कहां जाएगा? उधर जाएगा, उधर जाता रहेगा। ठीक है ना? तो अब देखिए टॉर्क क्या होगा? फोर्स
into perpendicular distance from the line of action of force. टॉर्क क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और टॉर्क क्या होता है? फोर्स, ये तो फोर्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स दिया है, into perpendicular distance from the line of action of force from the axis of rotation. और ये perpendicular distance from the line of action of force चेंज करेगी जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा। पॉइंट x ऊपर आएगा तो फोर्स ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, फोर्स का ये इंक्लिनेशन चेंज होता जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस चेंज होगा जैसे जैसे ये पॉइंट, भाई बॉल ने ऊपर की ओर चढ़ेगी तो x ऊपर जाएगा ना, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है वो चेंज करेगा, तो टॉर्क चेंज करेगा, तो टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है? गलत। ये बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट पढ़िए। If the force is applied tangentially at point S, एक मिनट चुप रहिए। If the force is applied tangentially at point S, तो फोर्स ऐसे लगा। Force is applied tangentially at point S, तो फोर्स ऐसे लगा। फिर बोलिए। then torque is not equal to 0, but the wheel never climb the step. क्यों नहीं क्लाइंब करेगी? टॉर्क तो जीरो नहीं होगा, बात सही है, टॉर्क तो जीरो नहीं होगा क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा? कुछ ना कुछ दूरी रहेगा, तो टॉर्क जीरो तो नहीं रहेगा, लेकिन व्हील क्लाइंब क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं क्लाइंब कर सकती है? यहाँ पे अगर आप फोर्स इनिशियली से लगा देंगे और फोर्स थोड़ा तगड़ा लगाएंगे तो क्यों नहीं क्लाइंब कर सकती? बिल्कुल क्लाइंब कर सकती है। सर फोर्स लगे तो टॉर्क लगेगा, इफेक्ट रहेगा, तो क्यों नहीं क्लाइंब करेगी? अगर यहाँ से कोई इनिशियली फोर्स से लगा दे रहे हैं और फोर्स तगड़े में नहीं छूटता है तो ये क्यों नहीं क्लाइंब कर सकते? तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका, बी भी गलत है। नेक्स्ट पढ़िए। If the force is applied normal to the circumference at point P, then torque is 0. अब चुप रहिए। If force is applied normal to the circumference, कोई खास बात समझ नहीं थी, सब बात आप जानते थे, बस धैर्य से ऐसे कुछ प्रश्नों को कर लीजिए जिससे आपके दिमाग में ये आया है कि ये फोबिया दूर हो जाए, डर दूर हो जाए और धीरे धीरे आप उससे यूज्ड टू हो जाए, बस इतना ही करना है। भाषण में अगर फोर्स को पॉइंट P से लगाएंगे नॉर्मली अराउंड द सर्कमफ्रेंस, अगर फोर्स को पॉइंट P से लगाएंगे नॉर्मली अराउंड द सर्कमफ्रेंस, तो ये फोर्स कहां से आएगा? पॉइंट Q से जाएगा। Yes. जाएगा। Yes, sir. और पॉइंट P पॉइंट Q के डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो व्हील कितना भी रोटेट करेगी, पॉइंट P पॉइंट Q के डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो व्हील कितना भी रोटेट करेगी, पॉइंट P से अगर कोई भी फोर्स इस सर्कमफ्रेंस के नॉर्मली लगाएंगे तो Q से ही जाएगा। अरे ये पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो बॉल कैसे भी जाएगी, तो उस पॉइंट से अगर इसके नॉर्मल पे लगाएंगे, इसके सर्कमफ्रेंस की नॉर्मल पर फोर्स लगाएंगे तो पॉइंट Q से ही जाएगा। ये बात समझे? तो टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि वो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से है। ये बात एकदम सही है, 16 आना सही है। समझ में आ गई? अब इसमें ऐसी क्या बात थी बताओ? इस क्वेश्चन में ऐसी क्या बात थी? इस क्वेश्चन में ऐसी क्या बात थी जो आदमी एनसीईआरटी पढ़ के नहीं लगा सकता है? और सभी को 1%, 2%, 3% क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो एडवांस के भी सारे प्रॉब्लम्स के थोड़ा सा करने के बाद लग जाते हैं, है ना? नेक्स्ट पढ़िए। If the force is applied at point P tangentially, then torque decreases continuously as the wheel climbs. अगर फोर्स को पॉइंट P पर लगाएंगे टेंजेंशियली, अगर फोर्स को पॉइंट P पे लगाएंगे टेंजेंशियली, तो पॉइंट P क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट टू Q। डायमेट्रिकली अपोजिट टू Q है, तो अब आप देखिए ये व्हील कैसे भी क्लाइंब करेगी, पॉइंट P और पॉइंट Q एक दूसरे के अपोजिट साइड्स में होंगे। तो अगर ये टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है तो टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू फोर्स आर डायमीटर, और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, तो टॉर्क चेंज कहां करेगा? टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। भाई फोर्स अगर कांस्टेंट है और ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पॉइंट P पॉइंट Q के डायमेट्रिकली अपोजिट है। जब ये ऊपर क्लाइंब भी करेगी तो भी पॉइंट P और पॉइंट Q आमने सामने रहेगा, और पॉइंट P पर सर्कमफ्रेंस के टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है तो हमेशा उसका टॉर्क फोर्स इनटू डायमीटर होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है। आंसर सही, करेक्ट आ रहा है? सब आएगा। बात समझ में आ गई? सारा आएगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखिए 1-2 सवाल के आंसर उस दिन नहीं आए थे जल्दीबाजी में, कल नहीं आया था ना इसका आंसर। तो जहां तक हमको क्वेश्चन याद है हम फिर से बता रहे हैं, सुनिए। एक लेटर है जो
थीटा एंगल पे रखी हुई है, यहां से नॉर्मल n1 लग रहा है, ठीक। और अगर यहां से नॉर्मल लग रहा है तो n1 लग रहा है, तो ये कल जो इसका आंसर नहीं आ पाया था ना, तो यहां से जो हाँ लिमिटिंग केस है, यानी लेटर इज अबाउट जस्ट अबाउट टू स्लिप, यानी स्लिप करने वाली है, तो लिमिटिंग केस है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू1 n1 ओवर q, ठीक है ना। अब इधर क्या लगेगा, म्यू2 n2, ठीक है ना। ये सारी बात हो चुकी थी, क्वेश्चन इजी था, लेकिन फोर्स बैलेंस करने में पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा, ठीक है ना। अभी हम फिर से देख लेते हैं, एक यूनिफॉर्म लेटर है तो उसका वेट mg नीचे क्यों लगेगा, ये क्वेश्चन था ना, हैं। और यहाँ पे नॉर्मल कितना लग रहा है, n2, ये लग रहा है। अब जरा आगे बढ़िए, बढ़ से A ladder of mass m is shown leaning against a wall. लेटर है, मास m है जो लीन कर रही है एक वॉल के अगेंस्ट, ये वॉल है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, फिर सुनिए, ये वॉल है, एक लेटर है जिसका मास m है, इस वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है, फिर It is in static equilibrium. वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों जीरो है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। आ रहा है सब कुछ, Making an angle theta with the horizontal. हाँ, ये मैंने पहले बता दिया, थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। फिर The coefficient of friction between the wall and the ladder is mu1. अच्छा, वॉल ये है और लेटर ये है, दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू1 है, ठीक है ना। फिर Yes sir. फिर And that between the floor and the ladder is mu2. हाँ चलिए म्यू2 मान लिया। फिर The normal reaction of the ball on the ladder is n1. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉल ऑन द लेटर इज n1 मान लिया, And that of floor is n2. एंड दैट ऑफ फ्लोर इज n2 ये भी मान लिया। If the ladder is about to slip, then आराम आराम से बोलिए, अगर लेटर स्लिप करने वाली है तब, थोड़ी वॉइस धीमे रखिए, है ना। अगर लेटर स्लिप करने वाली है तब, तो लेटर स्लिप करने वाली होगी तो लिमिटिंग केस होगा, समझ रहे हैं। तो लिमिटिंग केस होगा तो मतलब फ्रिक्शन अपने फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू होगी, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि मूव नहीं कर रही है, तो म्यू1 n1 ऊपर लगेगा और म्यू2 n2 इधर लगेगा। ये मैंने पहले इस तरह का ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया था, कॉन्सेप्ट कल भी यही बताया था, आंसर नहीं आ रहा था, आज फिर से ट्राई करते हैं, क्या पता आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन पढ़िए, mu1 is equal to 0. हां म्यू1 इज इक्वल टू 0 And mu2 is not equal to 0. म्यू2 इज नॉट इक्वल टू 0 And n2 tan theta n2 tan थीटा is equal to mg upon 2. mg/2। अगर म्यू1 0 है, अगर म्यू1 0 है तो ये फोर्स नहीं लग रहा है, Yes. ठीक, ये फोर्स नहीं लग रहा है, और म्यू2 नॉट इक्वल टू 0 यानी ये फोर्स लग रहा है। अब आप देखिए इसके ये इस इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट हॉरिजॉन्टल नेट वर्टिकल फोर्स और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो पहले हम फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, ये बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना। म्यू1 इज इक्वल टू 0, म्यू1 इज इक्वल टू 0, तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस कर सकता है किसी एक वैल्यू के लिए। और वर्टिकल में इस डायरेक्शन में ये लग रहा है, ये फोर्स नहीं लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि म्यू1 इज इक्वल टू 0, म्यू1 इज इक्वल तो ये n2 बराबर mg हो जाएगा, तभी तो बैलेंस करेगा। तो क्या हो जाएगा, n2 बराबर mg। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं तो n2 बराबर mg आ जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं तो n1 बराबर कितना आ जा रहा है, म्यू2 n2 आ जा रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर ये जो केस है, तो ये दो बातें आ रही हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। इधर देखिए, फिर कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ये होगा, तो हम देख लेते हैं होगा नहीं होगा, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए n2 tan थीटा बराबर mg/2, तो n2 क्या है यहां से, n1 बाई n2 क्या है, n2 क्या है, n1 बाई म्यू2, n2 क्या है, n1 बाई म्यू2 इज इक्वल टू n2, एक मिनट रुक जाइए, n2 है n1 बाई म्यू2 इज इक्वल टू mg, ये इक्वेशन आ रहा है, ठीक है ना, ये इक्वेशन आ रहा है। तो ये आंसर n2 के टर्म में दिया है, n2 के टर्म में दिया है, यस सर, बोलिए यस सर। तो हम लोग इसके अलावा नेट टॉर्क को बैलेंस करके भी एक इक्वेशन निकालते हैं। तो नेट टॉर्क को बैलेंस करने के लिए हम यहां से एक्स्ट्रा रोटेशन मान रहे हैं, तो इस फोर्स और इस फोर्स का टॉर्क 0 हो गया, तो इसका टॉर्क कितना हो गया, फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म क्या हो गया, अगर ये L/2 है तो ये लेंथ कितना होगा, cos थीटा बराबर
दिस बाय दिस, तो दिस बराबर क्या हो जाएगा L/2 cos थीटा, L/2 cos theta। ये हो गया। ये mg के द्वारा टॉर्क इधर लग रहा है, बात समझ में आ गई? यस सर। ये अगर म्यू1 जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया बेटा। यस सर। तो एक टॉर्क इधर लग रहा है और इसके द्वारा टॉर्क इधर लग रहा है, दोनों को हम बैलेंस कर दे रहे हैं। इसके द्वारा जो टॉर्क लगेगा वो क्या हो जाएगा N1 इंटू फोर्स आर्म ये हो जाएगा, और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। यस सर। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए sin थीटा बराबर दिस बाय l, तो दिस बराबर l sin थीटा, क्या हो जाएगा l sin थीटा, l कट गया, यस सर। l कट गया, बात समझ में आ गई? यस सर। बोलो बेटा, बोलो। यस सर। तो तुम्हारा आ गया n1 tan थीटा, इस cos थीटा को इधर ले आओ, तो n1 sin थीटा बाय cos थीटा, n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg बाय 2, ये आ गया ना। यस सर। n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg बाय 2, तो ये क्या कर रहा है n2 tan थीटा बराबर mg बाय 2, ये बात गलत है, यस सर। ये बात गलत है। n1 tan थीटा इक्वल टू mg बाय 2 आ रहा है इस तरीके से फोर्स बैलेंस करने से, और आंसर में दे रहा है n2 tan थीटा बराबर mg बाय 2, तो ये ऑप्शन गलत है। यस सर। गलत है, Yes. आंसर मिलाइए। यस सर सही। अच्छा अब नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए। mu1 is not equal to 0। अरे बस फोर्स को बैलेंस करना है, दाएं बाएं करिए, है ना। और जो फंडा बताया उसके अलावा कोई फंडा नहीं है। अब कल आंसर इसका पता नहीं क्यों नहीं निकल पाया, तो इसको हालांकि ये सब इस तरह के बहुत सवाल हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इत्तेफाक से जो है तो आंसर नहीं निकला। अब देखते हैं, पहला हो गया, नेक्स्ट पढ़िए। mu1 is not equal to 0। अच्छा एक मिनट सुनिए, mu1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये फोर्स लग रहा है, फिर and mu2 is equal to 0। और mu2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये फोर्स 0 है। इसका रिवर्स हो। ये हां सर इसके पहले जो सॉल्व किया उसका इसका रिवर्स। हाँ वही रिवर्स। उसका रिवर्स, हाँ तो ये फोर्स 0 हो गया, Yes. ठीक है ना। अब अगर ये फोर्स 0 हो गया तो अब आप गौर से देखिए, ऐसे ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, यस ये तो इम्पॉसिबल केस है। अगर ये फोर्स 0 हो गया तो इनको कौन बैलेंस करेगा? बैलेंसर नहीं होंगे, गिर पड़ेंगे कब से। यस सर। यस ये बताओ, ये वर्टिकल लग रहा है, देखो भाई, ये वर्टिकल लग रहा है, ये वर्टिकल लग रहा है, तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल लोगों को कंपोनेंट लेना है, तो वर्टिकल को बैलेंस करेगा। अगर ये केस होगा तो ये केस ही नहीं संभव है, ये केस ही नहीं संभव, क्योंकि अगर ये होगा तो ये फोर्स 0 हो जाएगा। तो लेटर बैलेंस में n1 नॉर्मल तो लग रहा है ना, नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा? अगर तो नॉर्मल को, इस n1 को कौन बैलेंस करेगा अगर ये केस होगा तो? अरे हाँ। N2 ही तो बैलेंस करेगा दोनों का। अरे सुनिए, N2 तो वर्टिकल लग रहा है ना, यस सर। तो वर्टिकल है, mg वर्टिकल है, जो फोर्स लग रहा है, ये n2 वर्टिकल है, mg वर्टिकल है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, और ये फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि v1 नॉट इक्वल टू 0। Yes. तो ये तीन वर्टिकल फोर्स आप अपने आप में बैलेंस करेंगे। Yes. लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स तो ये और ये लग रहा है ना, Yes, तो sir. ये नॉट इक्वल टू 0 है, यस सर। यानी ये फोर्स लग रहा है, तो नहीं लग रहा है सर, नीचे नहीं लग रहा हाँ, ये नहीं लग रहा है, Yes. ये mu2 0 तो ये फोर्स नहीं लग रहा है, Yes. तो n1 तो लग रहा है ना, n1 को कौन बैलेंस करेगा? अनबैलेंस फोर्स होगा तो स्ट्रिक्ट बैलेंस होगी, ऐसे ही पड़ेगी। Yes. तो ये केस तो एकदम साफ दिख रहा है पढ़ते ही कि ये पॉसिबल है नहीं, ये क्या है? ये केस एकदम ही नहीं पॉसिबल है। यस अरे यार, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो देखते हैं फोर्स दिख रहा है ना, ये तभी पॉसिबल है जब n1 जब ये इक्वल mu2 इधर जब फोर्स हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब n1 इक्वल टू 0, यस ठीक है। तो अगर ये तभी पॉसिबल है जब n1 इक्वल टू 0, तो नॉर्मल की कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, यस सर। तो n1 इक्वल टू 0 को ऑप्शन में है ही नहीं। सर है n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन 2, वेरी पॉसिबल नहीं। n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन 2, ठीक है ना। बंद करिए इसको, n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg बाय t। अगर हम मान लें, सुनिए ध्यान से देखिए, अगर हम मान लें कि इसकी कोई वैल्यू है और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये बैलेंस तभी रहेगा जब n1 भी 0 हो। Yes. तो कह रहा है कि अगर ये बात दी है तो n1 tan थीटा इक्वल टू mg बाय 2। यस सर। मेरी बात सुनिए, तो n1 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या mg 0 होगा? नो नो सर। mg ये 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। यस। सेकंड ऑप्शन को देख के लग रहा है पॉसिबल है। थर्ड पढ़िए, mu1 is not equal to 0। एक मिनट आराम से पढ़िए। mu1 is not equal to 0, यानी कि ये फोर्स लग रहा है ऊपर वाला, फिर यस सर। and mu2 is not equal to 0 यानी ये फोर्स भी लग रहा है। चलिए, and n2 is equal to mg upon 1 plus mu1 into mu2।
N2 is equal to mg upon 1 plus mu1 into mu1 into mu2। अभी हम इसको करके देख लेते हैं ऐसा होगा कि नहीं। फिर सपोज अरे यार फंडा वही है जो मैंने बताया था, चाहे हजारों सवाल इसमें आए कॉन्सेप्ट यही रहेगा, किसी में दाएं में आगे पीछे करना है, बेसिक तो कुछ और है नहीं, तो ट्राई करके देखते हैं। पहले तो ऑप्शन तो गलत है, ठीक है ना। अब इसमें फोर्स बैलेंस करेंगे तो पहले वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे, तो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg और वर्टिकल अपवर्ड फोर्स कितना है n2 प्लस mu1 है ना, ये पहला इक्वेशन बन गया। यस सर। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करेंगे तो n1 कितना आ जाएगा n1 mu2 n2। ये मैंने ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पुट कर दी, बात समझ आई। अब देखिए इसमें से हमको अगर ऐसा है कि mu1 not equal to 0 mu2 not equal to 0 तो ये बात होगी, यही कह रहा है ना। यस सर। तो यानी n2 और mg के बीच रिलेशन खोज रहा है, तो यानी n1 को हम एलिमिनेट कर दें, दो इक्वेशन से n1 को एलिमिनेट कर दें। तो चलिए n1 की वैल्यू ये दिया हुआ है, n1 की ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, बात समझ में। तो जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए मैं यहां करके दिखा रहा हूं, तो mg बराबर कितना आ जाएगा, mg बराबर n2 प्लस mu1 और n1 की जगह ये पुट कर दीजिए mu2 n2। तो अब देखिए इस तरीके से आ गया n2 बराबर mg अपॉन 1 प्लस mu1 आ गया ना। यस सर। वही कह रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। समझ में आया भाई? यस सर। 100% क्लियर हुआ। Yes, sir. आप ये बताइए कि अभी तक कितने सवाल लगाए हैं, अभी तक मैं जितना लगाऊंगा आपको, अभी आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ एनसीईआरटी में इससे ज्यादा बातें दी हैं, इस एनसीईआरटी में इससे ज्यादा बातें दी हैं, अगर उतनी वो सारी मतलब जितनी बातें की जरूरत है उससे सवाल लगाने के लिए एडवांस लेवल तक में उसमें उससे ज्यादा बात एनसीईआरटी में दी है। आपको बस कुछ क्वेश्चन ही देखने, कुछ भी अलग से नहीं पढ़िएगा, मैं सारा निचोड़ दे रहा हूँ इस वीडियो में, कुछ भी मत पढ़िएगा, कुछ भी पढ़ेंगे तो नुकसान होगा। इतना मैं बता रहा हूँ, इतना सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार दोहराइए और एक सेट पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन को दोहराइए, कहीं से एक प्रश्न भी दाएं में नहीं जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड और मिनट में तो सवाल ही नहीं, और आईटी में जरूर कुछ जाएगा, ठीक है ना। तो आईटी में 100 में 100 नहीं ना मारना है, कोई मार पाता है? अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेना है, बस बात खत्म, बात समझ में आई? यस सर। हाँ तो ये है, तो ये प्रश्न देखा आपने, समझ में आया? यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए, तीसरा सही है, पहला गलत है आपका, यस सर। दूसरा गलत है, यस सर। तीसरा सही है, अब चौथा पढ़िए। mu1 is equal to 0 mu1 is equal to 0, Yes. यानी ये फोर्स नहीं लग रहा है, Yes. ये फोर्स नहीं लग रहा है। चलिए अब आगे mu2 बढ़िए। is not equal to 0 अब mu2 is not equal to 0, यानी ये फोर्स लग रहा है। Yes, sir. फिर बोलिए, n1 tan theta is equal to mg upon 2 अगर ऐसा है तो n1 tan थीटा बराबर mg/2 करके देख लेते हैं, फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। यस सर। तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, n1 is equal to mu2 n2, n1 is equal to mu2 n2, तभी तो बैलेंस है। Yes, sir. पहला क्वेश्चन ये हो गया, इस डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर दिया, बात समझ में आई? यस सर। अब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये फोर्स तो 0 है, यानी mg is equal to n2, mg is equal to n2। अब क्या ऑप्शन में दिया है, n1 tan theta is equal to mg upon 2 n1 tan थीटा is equal to is equal to mg/2। Yes. तो चलिए टॉर्क बैलेंस करके देखते हैं। यस सर। फोर्स बैलेंस करने से कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो बात नहीं आई कि टॉर्क भी बैलेंस करके देखते हैं, क्योंकि अब फोर्स और टॉर्क दोनों बैलेंस है तभी तो इक्विलिब्रियम पे रुका है। यस सर। तो ठीक है, तो अब इसमें से हम इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लें, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लें, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से मान लिए तो इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 हो गया। अब टॉर्क mg की वजह से होगा जो ऐसे घुमाएगा, और n1 की वजह से होगा जो ऐसे घुमाएगा, और ये फोर्स 0 हो ही गया। इस फोर्स के 0 होने की कंडीशन दिया ही है, यही टॉर्क बैलेंस करिए वही आ जाना चाहिए 100%। देख करके देखिए, ये इसके द्वारा टॉर्क हुआ mg into this distance, तो mg into this distance, तो ये डिस्टेंस कितना होगा इस ट्रायंगल में, देखिए अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये l/2 होगा। भाई यूनिफॉर्म रॉड है तो वेट कहां से लेगा, सेंटर ऑफ मास से लेगा, तो पूरा लेंथ l है तो l/2 होगा। यस सर। इस ट्रायंगल में देखिए, अगर इसमें ट्रायंगल में cos थीटा बराबर दिस बाय l/2, तो ये डिस्टेंस बराबर l/2 cos थीटा, mg into l/2 cos थीटा, ये टॉर्क हो गया वेट का टॉर्क क्लॉकवाइज है। अब n1 का टॉर्क देखिए, ठीक है ना, इन दोनों की वजह से टॉर्क तो 0 हो ही गया, ये 0 दिया ही है कंडीशन में, तो n1 की वजह से टॉर्क क्या होगा, n1 फोर्स इनटू ये डिस्टेंस,
डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा L sin थीटा, L sin थीटा। Yes, sir. यानी N1 into L sin थीटा टॉर्क बैलेंस करने को बात समझ में आ गई। Yes, sir. L कट गया N1 into L sin थीटा, L कट गया बात समझ में आई। Yes, sir. L कट गया आपका इधर, तो और क्या घटा, और क्या घटा आप हो गया N1 tan थीटा बराबर mg/2 cos थीटा इधर ले आइए, N1 tan थीटा आ गया बराबर mg/2, यानी चौथा ऑप्शन में सही है। Yes. आंसर मिला ये Yes, correct. आ गया। Yes. और इसमें कौन सी ऐसी बात है यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है बस, है ना, फिर स्पीड हमारा हम लोग ऐसी हो जाएगी, सब काम हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Achieve task. हैं? Single correct answer type के साथ शुरू करेंगे। अच्छा सिंगल करेक्ट लगाइए बताइए, जिन आइए फट से बताइए, फट से आइए बताइए। अब आपका नंबर है इसके बाद, यहाँ बैठिए सामने। क्वेश्चन पढ़ते रहो। Along horizontal rod. रुक जाइए, अब लगातार ना पढ़िए, हम लोग दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स मारने दीजिए। Relax. हैं? Yes. तो हमेशा रिलैक्स में है एकदम, हम लोग दिमाग थोड़ा रिलैक्स करने दीजिए, हम भी इंसान हैं ना। हैं? Yes. रिमाइंड देखिए, हाँ क्वेश्चन पढ़िए फट से। Along horizontal rod हाँ। has a bead which can slide along its length. देखिए शांति से सुनिए, पहले कह रहा है कि एक लॉन्ग हॉरिजेंटल रॉड है, एक बहुत लंबा हॉरिजेंटल रॉड है, यही कह रहा है ना। Yes, sir. अब नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, Horizontal has a bead which can slide along its length. अब सुनिए, एक बीड है जो उसके लेंथ के अलोंग स्लाइड कर सकती है। बीड यानी कोई छोटा सा, मान लीजिए कोई छोटी सी चीज लगी है, एक लंबा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का है, इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश नहीं समझते हैं, हैं? एक लंबा हॉरिजॉन्टल रॉड है, उसमें एक बीड है जो उसके लेंथ के अलोंग स्लाइड कर सकती है, यही कह रहा है। Yes. नेक्स्ट पढ़िए। And initially placed at the distance L from one end A of the rod. एक एंड ए है रॉड का, जिससे एल डिस्टेंस, एल स्मॉल है कि कैपिटल है, Capital S. कैपिटल एल दूरी पर रखी हुई है बीड। The rod is set in an angular motion about A with constant angular acceleration alpha. इस पॉइंट ए के अलोंग इस रॉड को एक कांस्टेंट एंगुलर मोशन में घुमा दिया। Yes, sir. इस पॉइंट ए के अलोंग इस रॉड को एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घुमा दिया। Yes. इस पॉइंट ए के अलोंग, Yes, sir. कौन सी बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट, If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu, अब सुनिए, इस बीड और इस रॉड के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर वो म्यू है तो, and gravity is neglected, हाँ ग्रेविटी हम निगेट कर दें, यानी g बराबर 0। yes, yes, फिर then the time after which the bead starts slipping is, तो कितने समय के बाद ये बीड स्लिप कर जाएगी, यही पूछ रहा है। Yes. तो पहले इसका फंडा समझ लीजिए, खूब गौर से देखिए क्वेश्चन को, खूब बढ़िया से देखिए, समझिए, एनालाइज करिए। अरे कुछ नहीं है, देखिए एक खूब लंबा हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसका लेंथ है L, बात समझ में आ रही है, L लेंथ का ये रॉड है, ठीक है, नहीं L लेंथ का नहीं है, खूब लंबा हॉरिजॉन्टल रॉड है, रॉड बहुत लंबा है। उस रॉड के पॉइंट ए पर वो हिंग है, तभी तो गोल गोल घूम रहा है। पॉइंट ए के अलावा वो हिंग किया गया है, हिंग मतलब कुछ ना कुछ तरीके से वो बांधा गया, इस एक्सिस के अलावा वो रोटेट कर सकता है, इस एक्सिस के अलावा वो ऐसे रोटेट कर सकता है। उसको एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करा दिया गया। एक छोटी सी बीड है, बीड जो इसके लेंथ के अलावा ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, ठीक है ना। वो बीड इसके एंड ए से एल दूरी पे शुरुआत में है, और उस बीड और इस रॉड का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। समझ में? यस सर। समझ में आ गया? अब इनको दिया घुमाए अल्फा से इसे, तो आप बताइए अल्फा कांस्टेंट है, तो Yes, sir. कितने समय के पश्चात ये बीड स्लिप कर जाएगी, यही पूछ रहा है। और दिमाग लगाइए, कितने समय के बाद ये बीड स्लिप कर जाएगी। इस बीड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जी की वैल्यू तो 0 है, Yes. तो वेट नहीं लग रहा है।
इस बीड पे दो फोर्स लग रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन एक तो इस सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, Yes. जब रॉड घूम रहा है, जब रॉड घूम रहा है, में याद दिला दिया होगा, जब ये रॉड घूम रहा है तो ये बीड भी घूम रही है सर्कुलर पाथ। Yes, sir. तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए घूम रही है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एल एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। Yes, yes, sir. बीड का मास दिया है, बीट का मास दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, एम मान लीजिए, एम मान लीजिए, क्या पता लिमिट हो जाएगा। Yes. तो एम मान लीजिए, तो अगर ओमेगा स्पीड से बीड घूम रही है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? एम आर तो एल हो जाएगा, Yes. एल दूरी पे है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? बीड तो फ्री है घूमने के लिए, Yes, sir. ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? Already. नहीं, ग्रेविटी तो जीरो मान Yes, लिया, हाँ. अल्फा दे ये फ्रिक्शन फोर्स देगा। Yes, sir, friction जो इसके बीच फ्रिक्शन फोर्स है वही वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। बात समझिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स इस बीड और इसके बीच लगेगा वही ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा इसको ओमेगा स्पीड से घूमने के लिए। अगर ओमेगा से घूम रही है तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम एल ओमेगा स्क्वायर, जहां एम इसका मास है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? ग्रेविटी निगलेक्ट हो गई। Yes, sir. ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, केवल एक ही फोर्स यहां लग पा रहा है, वो फोर्स है फ्रिक्शन। Yes. एक ही फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेचुरल फोर्स नहीं होता है, एक डिराइव्ड फोर्स होता है। समझे? सेंट्रीपिटल फोर्स किसी फोर्स से डिराइव किया जाता है। किसी केस में नॉर्मल सेंट्रीपिटल देता है, किसी केस में जो है फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल देता है, किसी केस में टेंशन सेंट्रीपिटल देता है। डिफरेंट केस मान लीजिए कि एक बॉल को लेके स्ट्रिंग से घुमाइए तो स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो सेंट्रीपिटल देगा। कोई उस पे आप देखे होंगे डेथ ऑफ वेल में बुलेट लेके ऐसे से गोल गोल घूमते हैं सर्कस में, तो नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स देता है उस केस में, ठीक है ना। और आप अपनी बाइक को जब मोड़ते हैं सर्कुलर टर्न पे तो फ्रिक्शन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझे? Yes. अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप स्लिप कर जाएंगे, सर्कुलर टर्न पे नहीं मूव कर जाएंगे। इधर देखिए, ध्यान से थोड़ा अलर्ट रहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेचुरल फोर्स नहीं है, एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। Yeah. ये किसी नेचुरल फोर्स जैसे फ्रिक्शन, जैसे नॉर्मल और जैसे क्या कहते हैं टेंशन, इनसे ये डिराइव होता है। इस केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, हमें प्राप्त होगा फ्रिक्शनल फोर्स से। Yes. और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है? बोलिए म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू इनटू नॉर्मल। बात समझ में? म्यू इनटू नॉर्मल से ज्यादा नहीं दे सकता है। और नॉर्मल इसके ऊपर कितना लग रहा है? जब ये रॉड घूम रहा है अल्फा से, तो ये पॉइंट इधर, इस पॉइंट की अगर इस रॉड की एंगुलर स्पीड अल्फा है तो इस बीड की सर्कुलर पाथ पे अगर इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इस बीड का अपने इस सर्कुलर पाथ पे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? एल अल्फा। एल अल्फा, यही ना होगा? बोलिए, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यही होता है ना, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? एल अल्फा। तो यानी इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? एम एल अल्फा। इतना लगेगा। इतना ही नॉर्मल है इसका, यही नॉर्मल है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि एम भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट। तो नॉर्मल कितना है? एम एल अल्फा, ठीक है ना, इतना नॉर्मल है। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, बात को समझने का प्रयास करिए। ये नहीं कि क्वेश्चन लग गया आंसर आ गया, क्वेश्चन लग गया आंसर आ गया तो कभी नहीं होगा। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। केवल पास्ट 10 ईयर्स बढ़िया से करके आप सेलेक्ट हो सकते हैं, बहुत लोग सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन हर बात की एकदम पेशा मार दीजिए, हर बात के डीप में चले जाइए। कोई बात केवल आंसर आ गया वैसे नहीं कि हाँ आंसर आ गया भागो 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 भागो, ऐसे नहीं। आपको हर प्रश्न में आपको एकदम फंडामेंटल से आपका आंसर आया है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं, प्रॉब्लम्स नहीं तैयार करने हैं। जिसने इस तरह से तैयार किया वो पास्ट 10 ईयर्स के कुछ पार्ट भी करके हो गया। बहुत लोग हो गए ऐसे। पास्ट 10 ईयर्स कम चीज छोड़ो है, एनसीईआरटी के सवाल लगा लिए सारे पीछे वाले और पास्ट 10 ईयर्स लगा लिए, देखिए सिलेक्शन लायक केस बन जाएगा आपका बड़े आराम से, ठीक है ना। तो एकदम अच्छे से घुसिए, क्या बात है। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? बोलिए। सेंटर ऑफ
alpha. सेंट्रीपिटल फोर्स m l ओमेगा स्क्वायर ओमेगा अगर ओमेगा से मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इनटू n, ठीक है। उससे ज्यादा जब ये ओमेगा हो जाएगा तो स्लिप कर जाएगा। मैक्सिमम तो म्यू इनटू n ले सकता है, n कांस्टेंट है, n क्या है? m l अल्फा, नॉर्मल है ना, है m l अल्फा, नॉर्मल कांस्टेंट है, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दे सकता है वो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अल्फा से रोटेट कर रहा है, धीरे धीरे ओमेगा बढ़ रहा है, और ओमेगा बढ़ते बढ़ते किसी समय ओमेगा ऐसा हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी और तब ये स्लिप बन जाएगा। यही तो कारण है। अब सवाल समझे? अब सवाल समझे? अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो इस तरह बेस्ड और क्वेश्चंस भी आएंगे तो कर लोगे। बात समझ आई? तो अब देखिए m l ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम हो सकता है, m l ओमेगा स्क्वायर अगर मान लीजिए ओमेगा से घूम रहा है तो m l ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, ठीक है ना। अब m l ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर यानी मैक्सिमम ओमेगा जिससे घूम सकता है बिना स्लिप किए उसको ओमेगा मैक्स मान लीजिए, इसको आप म्यू इनटू मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दिया आपने, कर दिया ना। अब सॉल्व कर लीजिए, m कट गया आपका, l कट गया, ओमेगा मैक्स कितना आया? म्यू इनटू अल्फा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कितने समय के बाद स्लिप करेगा, तो जितने समय के बाद स्पीड म्यू अल्फा हो जाएगी उतने समय के बाद स्लिप कर जाएगा। बात समझे? और म्यू अल्फा स्पीड कितने समय के बाद होगी? अगर t बराबर 0 से वो स्टार्ट करता है अल्फा से, निकाल लीजिए, यही तो निकालना है, निकाल लीजिए। तो मैक्सिमम स्पीड इसकी म्यू अल्फा कब होगी? ओमेगा बराबर ओमेगा 0, तो ओमेगा 0 क्या है? 0 है, इनिशियल रेस्ट क्या प्लस अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या अल्फा इनटू टी, ठीक है ना। ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? म्यू m l अल्फा, इसमें क्या क्या कट गया? m कट गया, l कट गया, ये अंडर रूट म्यू अल्फा आ रहा है, ओमेगा मैक्स स्क्वायर है ना, हाँ, तो अंडर रूट म्यू अल्फा आ रहा है, तो अंडर रूट म्यू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अपॉन अल्फा। ये आपका इतने समय के बाद उससे बन जाएगा। आंसर बताइए। यस करेक्ट। आ गया? सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में? एक बार मैं जल्दी से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं। आप देखिए, आप प्रॉब्लम के आंसर आ गया इसमें मत खुश होइए, आंसर आपका गलत भी आया, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आंसर गलत आया तो उसको क्वेश्चन करने वाली स्थिति रहे। मैं क्वेश्चन कर देता हूं, अगर मेरे फंडामेंटल सही रहे और किसी भी किताब या उसमें आंसर गलत आया, बहुत जगह बोर्ड लेवल पे तो अक्सर निकाल देता हूं, ठीक है ना। और इसकी भी हल्की फुल्की किताब है तो अपने फंडामेंटल्स पे कॉन्फिडेंस रखिए। शुरुआत से देखिए, मैं इस सवाल को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक लंबा रॉड है, बहुत लंबा रॉड, उस पे ए पॉइंट पे हिंग है, इस पॉइंट के अलाउंग अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उससे एल दूरी पर एक बीड है जो इस रॉड के अलाउंग स्लिप कर सकती है। इस बीड और इस रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, यही कह रहा है, ठीक है। बोल रहा है कितने समय के बाद ये बीड स्लिप कर जाएगी अपनी जगह से। तो इस सवाल को मैंने किया कैसे? मैंने कहा अगर ये अल्फा से घूम रहा है तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पूरे रॉड का अल्फा है तो इस बीड का भी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? l इनटू अल्फा, क्योंकि l दूरी पे है। आप जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू, इसका रेडियस l ही है, ये इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये बीड l इनटू अल्फा। ये बात समझ में आ गई? तो अब इसका ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया, तो लीनियर एक्सेलरेशन इनटू मास यानी इस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है ना, वही नॉर्मल हो जाएगा इस केस में। वही वो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स कौन दे रहा है? इतना फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मली जो दे रहा है इस ये बीड, जो इस बीड और इस बीड पाइप के बीच में है, तो इसका नॉर्मली तो ये फोर्स दे रहा है, इसका मतलब नॉर्मल इतना है। अब मैक्सिमम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है? नॉर्मल इनटू म्यू। तो मैक्सिमम ओमेगा कितनी हो सकती है? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो मैक्सिमम ओमेगा कितनी हो सकती है? m r ओमेगा मैक्स स्क्वायर, उससे मैक्सिमम ओमेगा निकल गया। और वो मैक्सिमम ओमेगा कितने टाइम के बाद आएगी? अगर अल्फा से घूम रहा है तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, टाइम निकल गया। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट तैयार है अच्छे से, हैं?
चलिए इसको मिटाइए, एक सवाल और करिए, टाइम खत्म हो गया, जब लोग टोकेंगे तब आगे बढ़ाएगा। मिटाइए फट से, जल्दी मिटाइए, कर देंगे। क्वेश्चन पढ़िए तब आप हम सुनते रहते हैं। A equilateral triangle ABC formed from a uniform wire has two small identical beams. फिगर है? Yes, sir. फिगर बनाइए फट से आगे। जल्दी करिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करके फिर बंद कर दिया जाएगा, है ना? कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए? Fourth. जल्दी करिए, बस हो गया। बस खत्म, ये क्वेश्चन है। बस 5 वो केमिस्ट्री वाले सर नहीं आएंगे, हम थोड़ा देर तक पढ़ा देंगे। आएंगे ना सर? नहीं आएंगे नहीं आएंगे, थोड़ा देर तक पढ़ा देंगे। ये सवाल कर ले आ रहे हैं, आप लोग बैठिए। जल्दी बैठो, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, ये भी का है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। An equilateral triangle ABC formed from a uniform wire has two small identical beads. अब चुप रहिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, Yes. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जो जो यूनिफॉर्म वायर से फॉर्म हुआ है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे पढ़िए। Has two small identical beads. इसके पास दो स्मॉल आइडेंटिकल एक तरह की बीड्स हैं। बीड्स मतलब आप बता ही चुके, छोटा सा कुछ मान लीजिए है, कुछ छोटा सा रबर का लगा दिया, कुछ भी गोल सा लगा दिया, वो बीड है, स्लाइड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। Located at A. इसको रोटेट कर रहे हैं। Located at A. अच्छा, दोनों बीड पहले ए पर है, दोनों बीड पहले कहाँ है? A। पॉइंट ए पर है। फिर The triangle is set rotating about the vertical axis AO. इस वर्टिकल एक्सिस AO के अलोंग, इस वर्टिकल एक्सिस AO के अलोंग इसको रोटेट किया जा रहा है। Then the beads are released from rest and allowed to slide down. अच्छा, अब इन बीड्स को यहाँ से छोड़ दिया गया रेस्ट से, और नीचे से बस 2 मिनट लगेगा, आखिरी चीज खत्म कर दो। इनको यहाँ से छोड़ दिया गया और ये नीचे स्लाइड कर रही है। One along AB and another along AC as shown. एक को AB के अलोंग, एक को AC के अलोंग जैसा दिखाया गया है। Yes, sir. फिर Neglecting frictional effect, the quantities that they conserve as beads slide down. सुनिए, अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी फ्रिक्शनल इफेक्ट 0 है, यानी यहाँ कहीं फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई नहीं। हम 5 मिनट ज्यादा केमिस्ट्री सर नहीं आएंगे, 5-10 मिनट ज्यादा पढ़ा देंगे। बच्चे बैठ जाए, मैं कह रहा हूँ इन लोगों को भी मैं बैठा लीजिए। अरे इसको खत्म कर लेंगे। समझ गए आप लोग? Yes. ठीक हो जाएगा खत्म। तो अब देखिए, अगर फ्रिक्शन फोर्स को हम निगलेक्ट करें, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को हम निगलेक्ट करें, बात समझ में आ गई? अगर फ्रिक्शन फोर्स को हम निगलेक्ट कर दें, और देखिए सुनिए, फिर से पूरा सवाल सुनिए, खुद ध्यान से देखिए। अरे यार, एक ट्रायंगल है, यूनिफॉर्म वायर से बनी हुई है ABC, दो बीड्स इस पॉइंट पर हैं और इस एक्सिस के अलोंग इसको घुमाया गया, ठीक है ना, और दोनों बीड्स को यहाँ से छोड़ा गया इनिशियल पोजीशन से, ओमेगा से ये घूम रही है और दोनों इस पे स्लाइड करना शुरू की। अगर फ्रिक्शन इफेक्ट को हम 0 माने, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो तब The quantities that are conserved as beads slide down are. जैसे जैसे बीड नीचे स्लाइड करेगी तो कौन कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी, आप सब बताइए। पहले हमको बता लें, इधर देखिए, इधर देखो बेटा, जब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, और या फ्रिक्शन फोर्स होता तो भी, ठीक है ना, ये जो भी बीड नीचे स्लाइड कर रही है वो क्या है? इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम है। इंटरनल फोर्स नहीं, ये है कि ये बीड नीचे स्लाइड कर रही है, तो इन दोनों बीड्स की वजह पे mg तो लगी रहा है। Yes, sir. mg तो लगी रहा है। Yes, sir. तो अब दोनों बीड्स एक ही तरीके से, आइडेंटिकल केस है, दोनों बीड्स एक ही तरीके से स्लाइड करेगी, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये फोर्स भी टॉर्क देगा, और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये फोर्स भी टॉर्क देगा। मेरी बात समझे? Yes, sir. मेरी बात समझे? Yes, sir. फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन को छोड़ दीजिए, फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देना है।
जब ये बीट स्लाइड कर रही हैं तो इन बीट्स के ऊपर mg फोर्स लग रहा है। तो ये mg फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये भी टॉर्क देगा, ये भी टॉर्क देगा, और आप गौर से देखिएगा दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसमें ऑप्शन हम बिना पढ़े पहले सॉल्व कर दें। ऑप्शन पढ़िएगा, जो आएगा मैच जो मैच करेगा वहां दे देगा। कौन सी कंजर्व रहेगी ये पूछ रहा है, क्या चीज कंजर्व रहेगी। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ही रहेगी, कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। बाकी जो फोर्सेस हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम दो टॉर्क लग रहे हैं, एक टॉर्क इसके द्वारा, एक टॉर्क इसके द्वारा। टॉर्क जीरो रहेगा सब तो कंजर्व। हाँ, अब दोनों के द्वारा नेट टॉर्क जीरो होगा। इसके द्वारा टॉर्क जो होगा ठीक उसके अपोजिट इसके द्वारा टॉर्क हो जाएगा। जैसे फोर्स इनटू फोर्स आर भी है, देखिए फोर्स आर भी है, तो फोर्स आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है। तो आर इसका आर इधर हो गया और क्रॉस एफ ऊपर की ओर। इसका जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डिस्टेंस, तो आर ये और क्रॉस एफ ऊपर की ओर। और यहां जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ये और क्रॉस एफ नीचे की इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लग जा रहा है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगने की वजह से नेट टॉर्क जीरो हो जा रहा है, और नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और फ्रिक्शन नहीं टोटल एनर्जी कंजर्व है। बस ये दो कंजर्व जहां ऑप्शन हो वहां मान दीजिए, आंसर मिलेगी। यस सही। सेकंड क्या दिया है, टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इस कंजर्व। चलिए ये तो आंसर आ गया, लेकिन बाकी ऑप्शन पर जल्दी पढ़ दीजिए। एंगुलर वेलोसिटी एंड द टोटल एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज कंजर्व। देखिए एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व में रहेगी, इधर देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी नहीं कंजर्व रहेगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा, और आई यहां चेंज कर रहा है। जैसे जैसे ये बीट दूर होती जा रही है, जैसे जैसे पहले बीट यहां थी, ये बीट यहां थी, तो दोनों बीट की इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो थी, क्योंकि एक्सिस पे ही थी। लेकिन जैसे जैसे बीट दूर होती जा रही है, पहले ये दूरी हुई, फिर 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 अंत में ये दूरी हो गई। तो जैसे जैसे ये बीट दूर होती जा रही है, इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और मास सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बीट्स की बढ़ रही है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की बढ़ रही है। वेक्टर तो है नहीं, इक्वल अपोजिट हो गई, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की बढ़ रही है। इस पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड सेम रहेगी, लेकिन बीट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी तो ओमेगा घट जाएगा, क्योंकि जे कांस्टेंट है। यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कंजर्व रहेगी। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट पढ़िए। एंगुलर वेलोसिटी एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज कंजर्व। एंगुलर वेलोसिटी तो बिल्कुल नहीं कंजर्व है, और दूसरा और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल नहीं कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन आई और ओमेगा नहीं कंजर्व है सेपरेटली। टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कंजर्व। टोटल एंगुलर मोमेंटम, हाँ टोटल एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कंजर्व। एक ही ऑप्शन जो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया है तो वही सही होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व। इधर आप शॉर्ट कर दीजिए।